हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार पहले मैं संक्षेप में पाठ के विषय में थोड़ी सी भूमिका आपको बता देती हूँ कि प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई एक व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते और उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से एक ओर जहां उनके सादगीपूर्ण और उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, उसकी लोलुपता, अवसरवादिता, दिखावे की प्रवृत्ति, दोगला चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति, इन सब पर भी उन्होंने करारा व्यंग किया है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते अपने जूते की यह स्थिति कर ली है, या उनके जूते की स्थिति इस प्रकार की हो गई है। तो इस पूरे पाठ में बच्चों प्रेमचंद के फटे जूतों को ही माध्यम बनाया गया है कि कैसे उन्होंने जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उन पर आघात किया है, उन पर प्रहार किया है। और आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेमचंद ने अपनी चाहे कहानियां हों, चाहे उन्होंने उपन्यास हों, उन सब का जो मुख्य विषय है वो उनके निम्न स्तर के लोगों को लेकर है। जो उन्होंने अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में देखा कि जो किसानों की स्थिति को उन्होंने देखा, या जो मान लीजिए इस तरह की निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समाज में जिनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे लोगों को ही उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उसी को दूर करने का जीवन भर उन्होंने प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। फर्स्ट आपका है, फोटो के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता है। टोपी, कुर्ता, धोती धारण किए हुए हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, या उपर्युक्त सभी। ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी लगाई हुई थी, को धोती कुर्ता धारण किया हुआ था, और वे इतने कमजोर थे, पतले दुबले थे कि उनकी कनपटी जो है वो चिपकी हुई सी लगती थी। गालों की हड्डियां कि मांस एक तरह से उनके शरीर पर नहीं था, केवल हड्डियां ही हड्डियां उभरी हुई दिखाई दे रही थी। तो इसलिए हमारा सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। सेकंड है, प्रेमचंद के पांव में कैसे जूते हैं? चमड़े के, रबर के, कैनवस के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेमचंद ने अपने पांव में जूते पहने हुए थे वे कैनवस के जूते थे। थर्ड है, धोती को थोड़ा नीचा खींचने से क्या हो सकता था? फटे जूते से निकली अंगुली ढक जाती, धोती ठीक हो जाती, पैर पूरी तरह ढक जाते, फटा जूता ढक जाता। क्योंकि पाठ में आपने देखा था, पढ़ा था कि प्रेमचंद के बाएं पैर का जूता ऊपर से फटा हुआ था, जिससे उंगली बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। तो लेखक को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि फटा हुआ जूता उनकी फोटो में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि धोती को थोड़ा नीचे खींचने से क्या हो सकता था कि फटे जूते से निकली जो अंगुली है वो ढक जाती, वो फोटो में दिखाई नहीं देती। लेखक के अनुसार प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं है? जूते बदलने का, पोशाकें बदलने का, फोटो खिंचाने का, या हंसने हंसाने का। तो उनमें जो गुण है वो पोशाकें बदलने का गुण उनके अंदर नहीं था। वे जैसी वेशभूषा पहनते थे उसी वेशभूषा में फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए कि जैसे जबरदस्ती उनसे किसी ने आग्रह किया हो। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वे जैसी उनकी यथार्थ स्थिति थी, अपनी उसी वास्तविक स्थिति में भी वह दूसरों के सामने स्वयं को पेश करते थे। पाठ में साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है?
तो पाठ में साहित्यिक पुरखे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद को कहा है। अब इसमें देखिए बच्चों, हमने अलग से आपसे प्रश्न नहीं पूछा कि इस पाठ के लेखक कौन है, क्योंकि बार बार प्रश्नों में आपका शब्द आता है, जैसे यहाँ पर भी हरिशंकर परसाई आपको आया, या हमने पाठ का जो आपको थोड़ी सी भूमिका समझाई उसमें हमने लेखक का नाम बताया है। और ये हम हर बार आपसे कहते हैं कि चाहे आपकी कविताएं हों, चाहे आपके गद्य खंड के पाठ हों, कवि और लेखकों के नाम और उनके पाठों का या कविता का नाम आपको हमेशा याद रखना है, चाहे उसमें से आपसे हम कोई प्रश्न पूछें या नहीं पूछें। तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे लेखक ने प्रेमचंद को कहा है। लेखक ने किसे विचित्र कहा है? प्रेमचंद को, प्रेमचंद के जूते को, प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को, या उपरोक्त सभी को? प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को। क्यों? क्योंकि जब प्रेमचंद अपने पत्नी के आग्रह करने पर मान लीजिए फोटो खिंचवाने के लिए आए, तो उनका जीवन इतना अभावों से ग्रस्त था, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके मन में कोई खुशी ही नहीं थी, कोई सुख उनके जीवन में नहीं था। तो जिस समय वे फोटो खिंचवा रहे थे और अचानक फोटोग्राफर ने उनसे स्माइल करने के लिए, मुस्कुराने के लिए कहा था, तो वे अपनी मुस्कुराहट पूरी ऊपर ला भी नहीं पाए थे कि फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया, उनकी फोटो खींच दी। तो उस अधूरी मुस्कान को, जो आधी मुस्कान वे अपने चेहरे पर ला पाए थे, उसे लेखक ने विचित्र कहा है। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान का अर्थ बताइए। जीवन में कुछ न होना, कष्टपूर्ण स्थिति होना, सुखों का अभाव होना या दुख होना? कि जीवन में हमेशा उनके सुखों का अभाव रहा, पूरा जीवन उनका अभावों में, कष्टों में, दुखों में व्यतीत हुआ। तो इसलिए दर्द के गहरे कुएं के तल में से मानो वे मुस्कुराहट को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं फोटोग्राफर के कहने पर। तो इसका तात्पर्य यही है कि उनके जीवन में सुखों का अभाव था। प्रेमचंद किसके कहने पर फोटो खिंचवाने आए होंगे? अब इसमें लेखक कल्पना कर रहा है कि किसके आग्रह पर आए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो दिखावा पसंद ही नहीं था, ना फोटो खिंचवाने की, फोटो का कोई महत्व वे जानते थे। तो पत्नी ने उनसे आग्रह किया होगा फोटो खिंचवाने के लिए। तो इसलिए लेखक ने इसमें एक कल्पना की है कि प्रेमचंद पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवाने आए होंगे। लेखक ने किसे ट्रेजेडी कहा है? प्रेमचंद के पास जूता ना होना, प्रेमचंद की आंखों में तीखा दर्द होना, प्रेमचंद का फोटो खिंचवाने आना, या प्रेमचंद के पास अच्छा जूता ना होना। अब आप इसमें देखिए, दो विकल्प आपके लगभग मिलते जुलते से हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के पास जूता ना हो, वो नंगे पांव ही हर समय चलता हो। तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता कि प्रेमचंद के पास जूता ना होना। मेन है प्रेमचंद के पास अच्छा जूता ना होना, क्योंकि वे अपने फटे हुए जूते के साथ ही फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। तो इसी को लेखक ने ट्रेजेडी कहा है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है का आशय स्पष्ट कीजिए। सज संवर कर फोटो खिंचवाना, फोटो को बढ़िया बनवाना, फोटो पर इत्र छिड़कना, फोटो का चमकदार होना। कि अगर मान लीजिए फोटोग्राफर बहुत अच्छा बढ़िया करके फोटो को बनाता है, तो क्या उस व्यक्ति की फोटो खुशबू देने लगती है, या फोटो का चमकदार होने से वो बहुत अच्छी फोटो दिखाई देने लगती है? लेकिन मेन चीज यहाँ पर जो है, ये व्यंग जो लेखक ने यहाँ पर किया है, कि जैसे लोग सोचते हैं कि अपने ऊपर खूब इत्र लगा लो, छिड़क लो सेंट वगैरह, ताकि हमारी फोटो भी खुशबूदार हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है कि आप इत्र लगाकर फोटो खिंचवाएं, तो जब फोटोग्राफर फोटो बनाकर देगा तो उसमें भी खुशबू आ जाएगी, कि गंदे से गंदा व्यक्ति भी अगर ऐसा करे तो? लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गंदे से गंदा व्यक्ति भी सज संवर कर फोटो खिंचवा रहा है, ठीक से ठीक पोज में बैठकर, ढंग की मुद्रा में बैठकर फोटो खिंचवा रहा है, तो उसकी फोटो भी अच्छी आ जाती है। ये कहने का तात्पर्य है। प्रेमचंद फोटो का महत्व क्यों नहीं समझते? क्योंकि वे वास्तविकता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते,
क्योंकि वे जैसे हैं वैसे ही दिखने की चाहत रखते हैं। उपरोक्त सभी ये तीनों चीजें उनके संदर्भ में आती हैं कि वे फोटो का महत्व इसलिए नहीं समझते, क्योंकि जो नेचुरल वास्तविकता है वे उसी में विश्वास करते हैं। दिखावा करना उन्हें अपने जीवन में कभी भी नहीं आया। वे जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने अपने को प्रदर्शित करने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। टोपी और जूता किस किस के प्रतीक हैं? टोपी अमीरी का, जूता गरीबी का। टोपी मान का, जूता अपमान का। टोपी अच्छाई का, जूता बुराई का। या टोपी सम्मान का, जूता शक्ति का। देखिए सही विकल्प हमारा यही है, क्योंकि टोपी हमेशा से सम्मान के प्रतीक मानी जाती है, आदर की प्रतीक मानी जाती है, और जूता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिसके पास शक्ति है वह अच्छे से अच्छे विद्वान और गुणी व्यक्ति को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर देता है। तो इसलिए आज के समय में जूता, वैसे तो आप देखें तो जूता सम्मान है तो एक तरह से अपमान। क्यों? क्योंकि टोपी जो है वो सिर पर ऊंचा स्थान टोपी को मिला है। जूता पैर के नीचे के भाग में पहना जाता है, यानी नीचा स्थान जूते को मिला है। तो कायदे में तो जूते को ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में जूता शक्ति का प्रतीक माना जाता है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, वह बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को झुकाने में समर्थ है। लेखक को कौन सी विडंबना चुभती है? जूते पर टोपियों का न्यौछावर होना, प्रेमचंद का फटा जूता, महान कथाकार का कष्ट, या लेखक का फटा जूता। अब इसमें देखिए, इसमें कभी कभी जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है, लेखक के फटे जूते के बारे में भी और प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में भी। अब आपको प्रश्न को ध्यान से समझना पड़ना है कि लेखक को कौन सी विडंबना चुभती है। तो विडंबना किसकी चुभती है? कि प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण वह व्यक्ति है कि उसकी स्थिति ऐसी है, उसके पास फोटो खिंचाने के लिए एक अच्छा जूता भी नहीं है। तो यह विडंबना उन्हें चुभती है। लेखक ने प्रेमचंद को किस उपाधि से विभूषित किया? महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, उपरोक्त सभी उपाधियों से। ये सारी उपाधियां प्रेमचंद के लिए कही गई हैं, क्योंकि हिंदी साहित्यकारों में प्रेमचंद को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो इसलिए उन्हें महान कथाकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, और वो भी एक शोषित वर्ग को ध्यान में रखते हुए। और उपन्यास भी उन्होंने लिखा, जैसे उनका गोदान उपन्यास ही है, जिसमें मतलब होरी किसान का भी वर्णन किया गया है, या हल्कू का वर्णन किया गया है अपनी कहानी में पूस की रात में उन्होंने किया है। युग प्रवर्तक, युग को परिवर्तित करने की क्षमता उनके अंदर थी कि जो लोग कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे उनके जीवन में सुधार आ सके। तो इस तरह से इन तीनों उपाधियों से लेखक ने प्रेमचंद को विभूषित किया है। लेखक के फटे जूते का परिणाम है अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है, पूरा पंजा छिल जाता है, या उपर्युक्त सभी। अब प्रेमचंद का जूता तो ऊपर से फटा हुआ था जिससे उंगली बाहर निकल रही थी, लेकिन लेखक का जो जूता फटा हुआ था वो नीचे तलवे से फटा हुआ था। तो जब तलवे से फटा हुआ था तो अंगूठा जमीन से घिसता था जब वो चलते थे, क्योंकि उसके नीचे जूते का तला नहीं था। पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता था, क्योंकि जब वे चलते थे तो नीचे जूते का तलवा घिसा होने के कारण उनका पैर छिल जाता था और उससे रक्त निकलने लगता था। पूरा पंजा उनका छिल जाता था। तो इसलिए उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान लेखक पर क्या प्रभाव डालती है? लेखक को आनंदित करती है, उसके हौसले पस्त कर देती है, उसकी ताकत बढ़ाती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए पाठ में बार बार आपका ये दिया है कि प्रेमचंद की जो व्यंग मुस्कान है, कि वे जो मुस्कुराहट भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, उसमें भी एक व्यंग छिपा हुआ है उस मुस्कुराहट में भी। तो प्रेमचंद की जो व्यंग मुस्कान है वो लेखक के हौसले पस्त कर देती है या उसको निराश हताश कर देती है। हल्कू का खेत कौन चर गया? गाय, बकरी, नीलगाय,
या भैंस। ये पूस की रात कहानी का पात्र है हल्कू, कि रात्रि में, पूस की रात में, इतनी भयंकर सर्दी में वह अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है, और जब वह इतनी सर्दी से बचने के लिए घास फूस जरा सी जलाकर गर्माहट लेता है, और गर्माहट मिलते के साथ उसे गहरी नींद आ जाती है, तो ऐसे समय पर नील गाय आकर उसके पूरे खेत को चर जाती है। तो इसलिए गाय नहीं, नील गाय। नील गाय मतलब गाय की जो विशेष मतलब जाति बताई गई है, प्रजाति, वो नील गाय है, जिन्होंने उसके खेत को चर लिया था। किसका लड़का मर गया? सुजान भगत का, माधो का, होरी का और हल्कू का। सुजान भगत का लड़का मर गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया था। डॉक्टर अपने क्लब में इतना अधिक व्यस्त था कि वह क्लब को छोड़कर उसे देखने नहीं आना चाहता था, और न आने के कारण ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते का अभिप्राय है। सम्मान का महत्व ना जानना, छिपाने का महत्व ना जानना, दिखावे का महत्व ना जानना, सच्चाई छिपाकर दिखावा करने का महत्व ना जानना। तो इसका जो मेन आपका अर्थ है कि सच्चाई को छिपाकर, कि मान लीजिए अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पास अच्छा जूता नहीं था फोटो खिंचवाने के लिए, तो वे किसी से जूते को उधार ले लेते, या अपने उस जूते को धोती से ढक लेते, लेकिन कम से कम सच्चाई को छिपा तो सकते थे। मगर प्रेमचंद सच्चाई छिपाकर दिखावा करने के महत्व को नहीं जानते, इसलिए उनकी जैसी स्थिति थी उसी स्थिति में उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया था। लेखक प्रेमचंद को कैसा मानते हैं? जनता के लेखक, धनिकों के लेखक, सरकारी मुलाजिम या दरबारी लेखक? जनता के लेखक प्रेमचंद को माना गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता का या लोगों की समस्याओं को ही पाठकों के सामने लाने का हमेशा प्रयास किया है, ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके, तो इसलिए उन्हें जनता का लेखक कहा गया है। किसका जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था? अकबर का, कुंभनदास का, प्रेमचंद का या लेखक का? इसमें कुंभनदास का वर्णन आपके पाठ में किया गया है, कि जो कि भक्ति शाखा के या भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। कुंभनदास कृष्ण के प्रेमी थे, वे कृष्ण की भक्ति किया करते थे, लेकिन एक बार अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुला भेजा, तो जहां आने जाने में उनका जूता घिस गया, और इतने समय में वे हरि का नाम लेना भी भूल गए। तो कुंभनदास आपका इसमें सही उत्तर होगा। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, जमी चीज पर ठोकर मारने से क्या तात्पर्य है? पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ना। ये जैसे मान लीजिए कोई सख्त चीज है, अगर उस पर हम बार बार अपने जूते को मारते हैं, करते हैं, तो जूता तो स्वाभाविक रूप से फट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका व्यंग है या इसमें जो कहने का तात्पर्य है वो यह है कि जो पुरानी रूढ़ियां समाज में चलती चली आ रही थी, जो परंपराएं चलती चली आ रही थी, उन्हें तोड़ना। कि मानो उनका जूता इसलिए टूट गया, इसलिए फट गया कि वे बार बार सदियों से जमी हुई उस परत पर ठोकर पे ठोकर मारते चले गए, जिससे उनका जूता फट गया। तो ये तो एक लाक्षणिक अर्थ है। मेन चीज यहीं पर यही है कि रूढ़िवादिता को तोड़ना। प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? मानसिक रूप से कमजोर या अस्थिर होने की, फटे पुराने जूते पहनने की, नेम धर्म का पालन करने की या समझौता कर लेने की? मेन है नेम धर्म का पालन करने की। उन्होंने अपने जीवन में जो नियम बनाया था, जिस धर्म को अपनाया था, तो वे अपने उस धर्म के उन नियमों का हमेशा पालन करते रहे, उसका उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। कि मान लीजिए अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं धर्म को दरकिनार करके, नियमों को दरकिनार करके समझौता करूं, ऐसा नहीं था। प्रेमचंद की सबसे बड़ी कमजोरी थी नेम धर्म का पालन करना। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। इस पंक्ति में किन पर व्यंग किया गया है? बुराई और रूढ़िवादिता का विरोध ना करने वालों पर, कि जो लोग
इनका विरोध नहीं करते, ना तो बुराई का विरोध करते हैं कि जो सामाजिक बुराइयां उस समय समाज में व्याप्त थीं, वे ना तो उन सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे और ना जो रूढ़ियां और परंपराएं चलती चली आ रही हैं उनका विरोध करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सभी नदियां, मान लीजिए नदी है, नदी तेजी से प्रवाहित हो रही है और अचानक नदी की लहर के सामने एक बड़ी शिला आ जाती है, चट्टान आ जाती है, तो कोई नदी तो अपनी लहरों से बार बार उस शिला पर वो करती है, आघात करती है और उस शिला को हटाने में समर्थ हो जाती है। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि उस शिला के किनारे से मार्ग परिवर्तित करके आगे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, यानी कि हर व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता कि जिससे समाज में सुधार आ सके। बाकी तो एक साधारण जीवन जीने वाले लोग होते हैं। सख्त चीज किसकी ओर संकेत कर रही है? समाज की खुशहाली की ओर, समाज में फैली विषमता और बुराइयों की ओर, कि समाज में जो विषमता दिखाई देती थी, जो वर्ग दिखाई देते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या अमीरी गरीबी की जो विषमता समाज में थी, जो बुराइयां थी, तो ये सख्त चीज उनकी ओर संकेत कर रही है। नेक्स्ट है आपका, लेखक ने किसे कमजोरी तथा बंधन कहा है? धार्मिक कार्यों को, नेम धर्म को। तो लेखक ने नेम धर्म को कमजोरी और बंधन कहा है कि ये जो नियम होते हैं ये मनुष्य को अपने बंधन में बांधे रहते हैं, कि इनसे बंधने के कारण मनुष्य उससे अलग हटकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। प्रेमचंद घृणित की ओर किससे इशारा करते थे? पांव की उंगली से, हाथ की अंगुली से, आंख से या हाथ से? तो अभी देखिए, हाथ की उंगली से तो इशारा उस ओर किया जाता है जो अच्छी चीज होती है, जो प्रशंसनीय चीज होती है, लेकिन पांव की उंगली से इशारा करने का मतलब है कि वे उसके घृणित रूप में ले रहे हैं या वो उनकी दृष्टि में उचित नहीं है। तो इसलिए घृणित चीज की ओर वे पांव की उंगली से इशारा करते थे। अंगुली छिपाए तथा तलवा घिसाए कौन चलता है? वास्तविकता को छिपाने वाला। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को सामने नहीं लाता है, वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति अपनी अंगुली को छिपाकर और तलवे को चाहे वो घिसता चला जाए, चाहे उसे कितना कष्ट उठाना पड़े, उसमें से रक्त निकलने लगता है, पूरा पंजा छिल जाता है, लेकिन अपनी वास्तविकता को छिपा लेता है कि समाज के लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है या ये किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है। टीले को ठोकर मारने का क्या अभिप्राय है? सामाजिक बुराइयों पर चोट करना। देखिए, बार बार इस तरह की 3 चीजें आपके सामने आई हैं। टीले को ठोकर मारना हो, सख्त चीज पर प्रहार करना हो, या परत दर परत कोई चीज जम गई हो। तो 3 तरह की चीजें हैं। लगभग तीनों चीजों में आपका आंसर एक जैसा है, सामाजिक बुराइयों पर चोट करना या रूढ़िवादिता पर चोट करना। प्रेमचंद ने क्यों समझौता नहीं किया? क्योंकि उन्हें समस्त रूढ़ियों को तोड़ आगे बढ़ना था, क्योंकि उन्हें सामाजिक बुराइयों को दूर करने की ललक थी, क्योंकि वे भावी पीढ़ी को स्वस्थ समाज देना चाहते थे, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए वे परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सके, क्योंकि वे जितनी रूढ़ियां थी उनको भी तोड़ना चाहते थे, सामाजिक बुराइयों को दूर करने की तीव्र इच्छा उनके अंदर थी, और भावी पीढ़ी को वे एक अच्छा और स्वस्थ समाज भी देना चाहते थे। तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लेखक को किस बात से लगा कि नेम धर्म प्रेमचंद के लिए बंधन नहीं बल्कि मुक्ति थी? क्योंकि वे गा रहे थे, क्योंकि वे मनचाहा लिख रहे थे, क्योंकि वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, गाने का तो वर्णन कहीं आपके लेसन में आया ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वे मनचाहा लिख रहे थे, वो तो वही चीज लिख रहे थे जो वे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, अपने जीवन में भी उन्होंने जिन चीजों का अनुभव किया और जो चीज उन्हें दिखाई दे रही थी। तो क्योंकि वे मुस्कुरा रहे थे, तो इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि नेम धर्म, जो नियम और धर्म है, वो प्रेमचंद के लिए बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें किसी भी घुटन का, किसी भी विवशता का अनुभव कभी भी नहीं होता था। लेखक क्या समझने का दावा करते हैं?
प्रेमचंद के इशारों तथा व्यंग मुस्कान को, देखिए पाठ के अंतिम पैराग्राफ में आपका ये आया है कि मैं तुम्हारे इशारों को, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को अच्छी प्रकार से समझता हूँ कि तुम किस ओर इशारा करना चाहते हो या कौन सा व्यंग तुम समाज के लोगों के ऊपर करना चाहते हो। आवत जात पनहिया घिस गई, बिखर गयो हरिनाम, यह किसका कथन है? अकबर का, लेखक का, प्रेमचंद का, कुंभन दास का? ये कुंभन दास का है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपसे ऊपर पूछा था, लेकिन वो प्रश्न अलग था। अगर आपसे इस रूप में पूछा जाए कि आवत जात, आने और जाने में, पनहिया कहते हैं जूतियां, घिस गई, बिखर गयो हरि नाम, और जो मैं हरि का नाम लेता था आने जाने के चक्कर में मैं हरि का नाम भी भूल गया, वह भी लेना रह गया। तो ये कुंभन दास का कथन था। लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान के क्या अर्थ निकाले हैं? होरी का गोदान हो गया, सुजान भगत का लड़का मर गया, माधो कफन के पैसे की शराब पी गया, या उपरोक्त सभी। देखिए तीनों रचनाओं का वर्णन आपके इस पाठ के अंदर दिया गया है, क्योंकि होरी गोदान करना चाहता था, लेकिन नेम धर्म के कारण वह जीवन भर इतना पैसा नहीं जुटा पाया कि अपने मन की इच्छा गाय का दान कर सके। सुजान भगत का ऊपर दिया था कि डॉक्टर के ना आने के कारण उसका लड़का मर गया था। माधो कफन के पैसे की शराब पी गया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसके लिए कफन भी ला सके, तो उसने समाज से चंदा इकट्ठा किया लोगों से, और लोगों ने जो पैसा कफन के लिए दिया था वह कफन लाने की अपेक्षा उससे शराब पी गया था। तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी सही है। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? बाएं, दाएं, दोनों में, या दोनों में से किसी में भी नहीं। दाएं पैर का जूता उनका ठीक था, बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था जिससे उंगली बाहर निकल रही थी। इस पाठ के लेखक बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं, वह प्रश्न क्या है? प्रेमचंद फोटो को क्यों खिंचवा रहे हैं? प्रेमचंद फोटो कहाँ खिंचवा रहे हैं? प्रेमचंद फोटो किसके साथ खिंचवा रहे हैं? या प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया? अब इन सब चीजों से तो उनको इतना लेखक को मतलब नहीं था। मेन चीज यही थी जो प्रश्न बार बार उनके दिमाग में आ रहा था कि प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया, क्योंकि अगर व्यक्ति ज्यादा चलेगा तो उसका जूता घिसेगा, फटेगा नहीं। लेकिन प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा ऊपर से फटा हुआ था जिसमें से उंगली बाहर निकल रही थी, तो बार बार उनके मन में इसी तरह का प्रश्न उभर कर आ रहा था। प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? दुखों से भरा, सुख से भरा, अभावों से भरा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लगभग हमारे ये दोनों ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, लेकिन मेन चीज यही है आपकी कि उनके जीवन में हमेशा अभाव ही अभाव रहे हैं। कभी उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सका, तो इसलिए आपका जो सबसे ज्यादा उचित विकल्प है वो है अभावों से भरा। इस पाठ के अनुसार लेखक कभी क्या नहीं कर सकते थे? दिखावटी समाज का विरोध, प्रेमचंद जी का अपमान, फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रेमचंद जी ने फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचवाया, लेकिन इस पाठ का लेखक ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता था कि वह फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवाए। वह फोटो नहीं खिंचवाता चाहे, लेकिन अगर फोटो खिंचवाना था तो फटा हुआ जूता पहनकर वह कभी भी नहीं खिंचवा सकता था। प्रेमचंद साहित्यकार हैं, यथार्थवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है यथार्थवादी। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता से परिपूर्ण, कि वास्तविक जीवन व्यतीत करना और समाज की वास्तविकता को लोगों के सामने लाना। तो यथार्थवादी साहित्यकार थे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि इन 40 प्रश्नों के माध्यम से आपका पाठ और अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर किया करिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है, तो इसलिए बार बार मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ। और यदि हो सके तो आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।